नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी जरूरत एक मजबूत सरकार की होती है, उतना ही मजबूत विपक्ष की भी होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में विपक्ष की भूमिका हद से ज्यादा निगेटिव रही है। हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना, नीतियों की आलोचना करना, किसी भी सकारात्मक बदलाव में हिस्सा ना लेना, विपक्ष का यही अड़ियल रुख उसके विनाश की वजह बनता जा रहा है। खासतौर से विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को देश की जनता भी नकार चुकी है। वहीं विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स से देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान पहुंचा है। देश में भी विपक्ष के फेक नैरेटिव से जनता का गुस्सा बढ़ गया है। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसदीय सीमाओं, अनुशासन, परंपराओं और कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा हर रोज लांघ रहे हैं। संसद में खड़े होकर जो मन में आता है बोलते हैं। उनके भाषण का कोई सिरा आपस में जुड़ता नहीं है। असल में पूरा विपक्ष रटी रटाई स्क्रिप्ट को दोहराता नजर आता है। वो सरकार पर निशाना साधने और उसकी साख को गिराने के एजेंडे को हर दिन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब विपक्ष का एजेंडा लोगों को समझ आ चुका है। तो कैसे विपक्ष के मुद्दे और उसका एजेंडा हो रहा है फेल, कैसे विपक्ष आ चुका है बैकफुट पर, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या डॉक्टर साहब, वाकई विपक्ष जो है वो निगेटिव पॉलिटिक्स की पीठ पर सवार है? देखिए, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स ही कर रहा है। देयर इज नथिंग पॉजिटिव अबाउट देम। एक बात मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने के अलावा इनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है? इनके पूरे नैरेटिव से आप प्रधानमंत्री को हटा दें, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। हाथ धो करके आप पीछे पड़े हुए हो। आज राहुल गांधी पहुंचे हुए थे कल झारखंड। क्या कहा उन्होंने कि 20 साल के बाद मुझे समझ में आया देश की राजनीति। अच्छा, ये क्या है? ये सेल्फ एडमिशन है कि 20 साल से हम पप्पू थे, हम बेवकूफ थे, हमको राजनीति समझ में नहीं आ रही थी। हमको जब राजनीति समझ में नहीं आ रही थी तब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। बकायदा ऐलान करके कि देखो, मुझे 20 साल के बाद अब हिंदुस्तान की राजनीति समझ में आई है। बस एक कारण से हम चुनाव जीते। कहां जीते भाई? कहां जीते? किधर जीते? ये बता दो। 99 सीट लाकर के जीत होती है? फिर उन्होंने कहा कि हमने बस यही कहा कि किसी भी कीमत पे ये संविधान को जो है नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। कौन पहुंचा रहा है नुकसान? और नुकसान का परिभाषा क्या है? 100 से ज्यादा बार तो देश में अमेंडमेंट हो चुका। ये संविधान है, कुरान और बाइबल नहीं है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तमाशा करना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। किसी भी देश का संविधान अगर समय के साथ साथ वो बदला नहीं जाता है तो वो रिडंडेंट हो जाता है। खोपड़ी में बात घुसती नहीं है इसके, बिल्कुल सफा चट। और उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि संविधान की रक्षा न इलेक्शन कमीशन कर रहा है, संविधान की रक्षा न सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, संविधान की रक्षा न अधिकारी कर रहे हैं, संविधान की रक्षा सिर्फ मैं कर रहा हूं। बताइए, जुडिशरी को गाली देकर के, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देकर के, ब्यूरोक्रेसी को गाली देकर के और मीडिया को गाली देकर के तुम संविधान बचा लोगे? संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? कोई खटाक से पूछ लेगा, खटाखट खटाखट, तो वो बता नहीं पाएंगे कि संविधान में आखिर कितने चैप्टर्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, कितने बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं और कौन कौन सी आर्टिकल्स हिंदुस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाता है या देता है। लेके चलने से काम होता है। जो व्यक्ति 2 लाइन
अबुचुरी नहीं लिख सकता, आपको फोन देखना पड़ता है, आप अक्लमंद बन रहे हो। और ये जो राजनीतिक ये जो भाषा है वो क्या है, वो यही है निगेटिविटी का, बिकॉज यू हैव नो पॉजिटिव एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए इसलिए क्योंकि उन्होंने आशा जगाया कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो मेक इन इंडिया करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो रेलवे को बदलेंगे, हम सरकार में आएंगे तो आर्मी को बदलेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये बदलाव करेंगे, गरीबों को जोड़ेंगे। आपके पास कुछ है? नहीं। हिंदुओं को कैसे बांटना है और अपने वोट बैंक को कैसे एकत्रित करना है, यही अपीजमेंट पॉलिटिक्स इनकी कोर वैल्यू, इनकी राजनीति की हो गई है। तो जब इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा लीडर है वही इस तरह की बातें करेगा तो फिर आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी ने जितनी फजीयत विपक्ष की कराई है शायद ही किसी नेता ने कराई हो, लेकिन यहाँ पर हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना ये क्या दर्शाता है? क्या जनता ने इसलिए विपक्ष को नकार दिया है? देखिए, जिस तरीके की राजनीति हो रही है अभी, उसमें राहुल गांधी के कारण ऐसी हो रही है ये नहीं कह सकते। विपक्ष में बैठे हुए दूसरे नेता भी ऐसे ही हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो। सबके राजनीति का तरीका देखना पड़ेगा। जैसे कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है, लेकिन विपक्ष का काम क्या है? पीपुल सेंट्रिक मुद्दे को उठाना। ये लोग क्या कर रहे हैं? पीपुल सेंट्रिक मुद्दे उठा नहीं रहे हैं, पीपुल को, लोगों को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। हर मुद्दे पर देश का नुकसान कैसे हो और लोग कैसे इससे हमारे फायदे की बात सोच सके, यही कर रहे हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखिए या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सरकार जो काम करती है उसका विरोध को देखिए। अगर अग्निवीर योजना आई तो उसमें इन लोगों ने एक बार भी नहीं बताया कि इससे देश का क्या नुकसान हो सकता है। इन लोगों ने एक एजेंडा तय कर लिया कि देखो भाई, तुम्हें 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है, आने के बाद क्या करोगे। जैसे अगर वो अग्निवीर में शामिल ना हो तो उसका कैरियर आगे खत्म हो जाएगा। 4 साल, 2 साल, 1 साल की बात नहीं है। जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अगर सेलेक्ट होते हैं, आर्मी में जाते हैं और आर्मी से वापस आते हैं, वो पुलिस सर्विसेज में जाएंगे तो उसकी ट्रेनिंग का लेवल क्या स्टेट पुलिस सर्विसेज की तरह होगी? ये बात ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कुछ चीजों का तो समर्थन करे। हर चीज में पॉलिटिक्स, चाहे देश बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, हर चीज में पॉलिटिक्स करोगे तो पाकिस्तान का एजेंट कहलाओगे। यही स्थिति इन लोगों की है कि दुश्मन राष्ट्रों के साथ खड़े हैं। आप अमेरिका, कनाडा जैसे देश आंख दिखाता है और कहता है देखो भाई, हमारे यहां आकर इन लोगों ने क्या किया, हत्या कर दी। हमारे किसकी हत्या करवाई? वो भी आतंकवादियों की। फिर भी सवाल ये लोग उठाते हैं। इस बीच देखिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं हमने कई बार प्राइवेट बिल लाया और फिर से लाएंगे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पार्लियामेंट के दायरे में होना चाहिए। मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी अगर रो है तो जाकर वहां पर पार्लियामेंट में बताए कि देखो हमने अमेरिका में कैसे ऑपरेशन किए, हमने कनाडा में कैसे किए, हमने पाकिस्तान में हमारे कौन कौन से एजेंट हैं, और उसकी लिस्ट बता दो और ये उसकी हत्या करवा देंगे। जो स्थितियां इन लोगों के पास है। सागरिका घोष पढ़ी लिखी महिला है, टीएमसी में अभी राज्यसभा सांसद, वो भी यही कह रही हैं सरकार को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। अरे सच्चाई, सरकार की सच्चाई तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हर रोज बता रहे हैं, विदेश मंत्री बता रहे हैं कि भाई इन मामलों से ऑफिशियली मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या चल रहा है वो उसकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करके बताए कि हमारे खिलाफ कोई सबूत है। लेकिन फिर भी आपको चाहते हैं। आप कनाडा का विरोध नहीं कर रहे, आप अमेरिका का विरोध नहीं कर रहे कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुमने हमारे एजेंसियों पर उंगली उठा दी। ये सवाल उठाते हैं कि देखो ब्रांड इंडिया खतरे में है, हमारी छवि खराब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। छवि मजबूत हो रही है या खराब हो रही है? अगर ये जाता है दुनिया में कि देखो भारत के कोई दुश्मन, भारत को तोड़ने वाले आतंकी अगर तुम पनाह दोगे तो उसकी ऐसे ही हत्या कर दी जाएगी, तो ये भारत की छवि मजबूत होगी या कमजोर होगी। लेकिन इनकी निगेटिव पॉलिटिक्स ऐसे ही, चाहे जितनी योजनाएं, ये स्वीकार नहीं करेंगे कि डिजिटल इंडिया से क्या फायदा हुआ।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्या मतलब है? बैंक अकाउंट इतने ज्यादा क्यों खोले? जनधन योजना का भी विरोध करेंगे, आयुष्मान भारत का भी विरोध करेंगे। ये कितनी सारी योजनाओं को कम से कम एक बार तो कहो कि सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम इससे भी बेहतर करेंगे। कौन मना करता है? इससे भी बेहतर करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इससे भी बेहतर करेंगे। सरकार आज बर्बाद कर रही है हिंदुस्तान को, और हम आएंगे तो इसी बर्बादी के बीच कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी पॉलिटिक्स है। इसलिए लोगों ने समझ लिया है कि जितने इकट्ठे हुए हैं वो सब देश विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करने वाले लोग हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। जहां कुर्सी दोगे लूट खसोट मचाएंगे और अपनी तिजोरी भरेंगे। इसलिए कुछ जगहों पर रिजेक्ट किया जा चुका है, और कुछ जगहों पर कुछ भ्रमित लोग इनके साथ अभी खड़े हैं। धीरे धीरे उनका भ्रम भी टूटेगा, और फिर इन लोगों को ऐसे बाहर करेगी कि फिर राजनीति में जगह नहीं मिलेगी इनके लिए। बिल्कुल, इनका फेक नैरेटिव जो है वो खुलकर अब सामने आने लगा है। विपक्ष का इस जो फेक नैरेटिव है वो हम वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर भी देख रहे हैं, लगातार उसका विरोध हो रहा है। देखिए, विपक्ष का एक आदत हो गई है जी। जो कुछ भी अच्छा किया जाएगा उसका ये विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने कहा कि सारे लोगों का बैंक अकाउंट होगा। सारे लोग हंसने लग गए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम डिजिटल ट्रांसफर करेंगे, तो सारे लोग कहने लग गए कि ये कैसे होगा, ये गरीब लोग जो है क्या वो लेकर के बैठेगा, हर जगह इंटरनेट है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई स्वच्छ अभियान चलाएंगे, ये लोग हंसने लग गए। आप ये देखिए, तो मैं छोटी छोटी बातों को मैं कह रहा हूं, क्या मजाक ये लोग उड़ाते थे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात कही लाल किले से, ये लोग तमाशा करने लग गए। दिक्कत क्या है, क्यों ये निगेटिविटी है? अप्रोच में डिफरेंस है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये पारिवारिक पार्टियां हैं। इनको लगता है कि सत्ता में हमें बैठे रहना इनकी बपौती है। राहुल गांधी सफर्स फ्रॉम दिस सिंड्रोम। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत गए, सब लोगों ने समझा दिया फ्लूक है, निकल गया, कोई बात नहीं है। 2019 में हम आ जाएंगे। 2019 में हार गया तो गालियां देना शुरू कर दिया। 2014 से और 19 के बीच में प्रधानमंत्री को इस तरह से गालियां नहीं पड़ती थी। उनको लगा कि भाई फ्लूक है। इंदिरा गांधी भी आई थी, भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, एक बार आए, जीत के निकल गए। कांग्रेस का तो अधिकार है इस देश के ऊपर राज करने का, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बपौती है हमारी। जब 2019 में हारे तब इनकी जो राजनीति पूरी तरीके से निगेटिव, अभी और निगेटिव हो गई है। इस सरकार को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, आई एम सॉरी टू से दिस, कि हिंदुस्तान का विपक्ष उस तरह के ताकतों के साथ साठगांठ कर रहा है जो देश में उपद्रव मचाना चाहते हैं। क्या भाई आप गए अमेरिका, किससे मिला है, किससे मिले? पिछली बार भी आप गए, वहां आप जाकर के डोनाल्ड कीलू से आप मिल करके आए, रिपोर्टेड है। आपने क्यों छुपाया? आप व्हाइट हाउस के अंदर गए, किससे मिले, क्यों मिले? अभी तो आप एलओपी थे, 3 दिन का कार्यक्रम था, 9, 10 से 11, 6 तारीख से आप गायब हो गए। 6 तारीख से आप गायब हो गए, कहां थे आप? इसे कोई जिम्मेदारी से कोई जवाब देगा? और 11 तारीख को कार्यक्रम खत्म हुआ, 16 तारीख को आप वापस आए, 5 दिन कहां गायब थे, किससे मुलाकात कर रहे थे? तो कई सारी चीजें हैं, और इसलिए सवाल उठता है, बॉर्डर पे चीन हमारी सेना के साथ वहां युद्ध हो रहा है डोकलाम में, आप यहां जो है हक्का नूडल खा रहे हो। भाई कोई सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है या नहीं है? आप इस देश को मानते हो अपना या नहीं मानते हो? ऐसा बातचीत होगा जैसे लगता है कि कोई बाहर के देश के बारे में ये आदमी बातचीत कर रहा है। और ये वैसे तो एक से बढ़कर एक, और केजरीवाल को देख लीजिए, क्या है उसकी राजनीति में, झूठ और फरेब के अलावा। कहां लेकर जा रहे हैं ये लोग देश को? ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। कर्नाटक डेवलप्ड स्टेट्स में था, कर्ज में डूब गया है, लूट खसोट कर रहे हैं वहां। यही खटाखट राहुल गांधी की पागलपन की वजह से।
आप हिमाचल में जाकर के खटाखट कर दिया, सैलरी नहीं मिल रही वहां पे। अब जो है घर में कितने बाथरूम है उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। मैंने आप ये समझिए कि आपकी बेवकूफी की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है। कभी दिल्ली का बजट जो है वो निगेटिव में नहीं गया, अभी निगेटिव में चला। 2 महीने के बाद सैलरी नहीं मिल पाएगी। 2 महीने के बाद दिल्ली के सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। 4400 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। 2200 करोड़ रुपए जो है हर महीने जो है वो सैलरी मेरे ऑपरेशन में जाता है। 2 महीने के बाद पैसे नहीं है। क्यों? ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। देश को कैसे विकास के राह पे लेकर के जाना है। पहले की भी कांग्रेस की सरकार आती थी, लेकिन इस तरह का पागलपन नहीं था कि आप वैसी नीतियों को सिर पे ले लो कि जिससे देश का ही नुकसान शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लगातार मिल रहा रिजेक्शन ही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर मोदी को लगातार विपक्ष गालियां दे रहा है। देखिए, रिजेक्शन और सिलेक्शन, इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार लगातार है, पश्चिम बंगाल में वो जीत रही है, लेकिन फिर भी उनका रवैया कहाँ चेंज हुआ। अगर उनको लगता कि देखो सरकार तो हमारी बन चुकी है, अब हमें क्यों मोदी सेंट्रिक होना चाहिए, अब हमें क्यों उनको दिन भर उनकी योजनाओं के खिलाफ बात करनी चाहिए, क्यों आपको जितनी सरकार के केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको रिजेक्ट करते जाना चाहिए। आयुष्मान भारत कार्ड वहां नहीं बन पा रहा, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस है सरकार का, सामान्य लोग, हर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट नहीं ले सकता। वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, उसको आप नहीं बनने दे रहे हैं। सरकार ने एक योजना लाया पीएम श्री, जो कि पीएम श्री ऐसी योजना है कि मॉडल स्कूल तैयार करती है। वो सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, आप एमओयू साइन नहीं कर रहे। आपका क्या मानना है कि जब हम भी 40% पैसा लगा रहे हैं तो इसका नाम पीएम श्री क्यों होना चाहिए, सीएम श्री हो जाए। यह नाम पीएम श्री है, मोदी श्री नहीं है, पीएम श्री है उसका। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, जो बनेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा उस समय, तो उनके फोटो लग सकते हैं, उनके बारे में चर्चा हो सकती है। 1-2 योजनाओं की बात नहीं है। अगर एक स्कीम को देखें, हेल्थ को लेकर अभी सामान्य तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान में लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? ये आवश्यकता अभी यही है कि हेल्थ में हमें ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। डरे हुए लोग इसलिए खर्च करने से बचते हैं कि कभी बीमारी हो गई तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो हम करेंगे कैसे। हमारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे स्कूल में ले जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों अगर मजबूत रहेगा, सरकार जो योजनाएं ला रही है उसको सपोर्ट करो, जो क्रिएटिव आइडिया है उसको साथ लो। यही वजह है कि गुजरात की सरकार के ऊपर जब सवाल उठे थे, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया हम कर्नाटक से लोग बुला रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, फिर भी कर्नाटक से अगर हम बुलाते हैं एक प्रतिनिधि मंडल और वहां की कोई स्कीम हमें अच्छी लगती है, हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। यही बात है कि चाहे ममता बनर्जी की सरकार बने तो भी वो ऐसी ही स्थिति में है, अखिलेश यादव हारे तो भी वो वैसी ही स्थिति में है, केजरीवाल जीत जाए 10 साल तक यहां सरकार में है फिर भी इसी मोड में है कि नहीं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये स्थिति विपक्ष की हो गई है। मतलब ये सार्वभौमिक तौर पर मान लिया जाना चाहिए कि इसका मकसद इन लोगों का सिर्फ सत्ता पाना है, कुछ बेहतर आइडिया के साथ काम करना नहीं है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने और आगे बढ़ाने के लिए विरोधी दल की आलोचना करते हैं, ये आम बात है, लेकिन विरोध नीतियों, नियत और फैसलों पर होना चाहिए। वहीं विरोध और आलोचना में सच, तथ्य और आंकड़े होने चाहिए। आधे अधूरे तथ्यों, जानकारी और आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे की आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले 1 दशक से विपक्ष झूठ, दुष्प्रचार, फेक न्यूज फैलाने और झूठे नैरेटिव गढ़ने में बिजी है। शायद यही वजह है कि विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।